Hello everyone, welcome back to the BPSC Prelims Previous Year Question and Answer सीरीज। यह इस सीरीज का 9th वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस में हमने एंशियंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित जितने भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पिछले वीडियो में ब्रिटिश शासन पर अर्थव्यवस्था का प्रभाव और 1857 की क्रांति और अन्य जन आंदोलन को कवर कर लिया था। आज हम आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से शुरू करेंगे आज का डिस्कशन। इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा का माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी पॉइंट सही है, तो उत्तर हो जाएगा डी। 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1854 में एक नीति पत्र जारी किया गया जिसे वुड डिस्पैच या वुड का नीति पत्र की घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में भारत के भावी शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जिसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी में जो वो मीनिंग होता है वो अधिकार पत्र होता है, पर इसको जो शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो अधिकार के रूप में नहीं थी। शाब्दिक रूप से मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। ठीक है, इसमें सिफारिशें क्या क्या थी उसको देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दिए जाने की बात की गई थी, साथ ही देसी भाषा में के विकास को भी महत्व दिया गया। महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश की गई और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाने की भी सिफारिश की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट्स, ठीक है, कब जारी किया था? तो ये उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी 1835, तो उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, मिनट्स के बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर छिड़े प्राच्य पाश्चात्य विवादों को दूर करने के लिए विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल में एक विधि सदस्य मैकाले को 1834 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का प्रधान नियुक्त किया गया, जिसका कार्य भाषा संबंधी विवाद पर अपना निर्णय प्रस्तुत करना था। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना स्मरणार्थ मिनट प्रस्तुत किया जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना की गई। मैकाले द्वारा प्रस्तुत स्मरणार्थ की मुख्य सिफारिशें को गवर्नर जनरल बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया। ठीक है, मिनट का मतलब एक मीटिंग भी होता है। उसके बाद बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या था? ठीक है, प्राच्य जो था मतलब कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा के विकास से संबंधित है। पाश्चात्य हो गया मतलब पश्चिमी भाषा में, जैसे अंग्रेजी है इसके माध्यम से। उसके अलावा भी कुछ कुछ मौलिक अंतर थे, तो उसको यहाँ पर डिस्कस करना काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये कहा था किसने? टीबी मैकाले ने कहा था। इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है। मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए अंधविश्वासों का भंडार बताया था और वो ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग और रक्त से तो भारतीय हो पर विचारों और बुद्धि से अंग्रेज हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई किसके द्वारा? तो 1835 के मैकाले के मिनट्स के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1854 का वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित था? तो ये आधुनिक शिक्षा से संबंधित था। इसके द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। समाज सुधार के लिए इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं कि ये संबंधित था, तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उत्तर हो जाएगा डी। इसमें आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया, यही दिया गया है जो हमने दिखा। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश का निर्देश दिया गया था, विकल्प डी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीएचयू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1916 में हुई थी, उत्तर हो जाएगा बी। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी
और इसकी स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई थी। अगला क्वेश्चन है 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग को गठित किया, तो वे कौन कौन से थे? तो वे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा डी। नाम याद रखना है, अगली बार भी पूछा जा सकता है। और इस आयोग के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। और वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षणिक सुधारों के तहत 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य थे, हमने डिस्कस कर लिया कौन थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। ठीक है, 1904 में कौन थे गवर्नर जनरल? तो वो लॉर्ड कर्जन था, तो उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन। और वो 1899 से 1905 तक भारत से के वायसराय रहे, और उस पर से हमने डिस्कस किया। 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया? तो ये 1904 में किया गया था, हमने डिस्कस किया है। ठीक है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये डेविड हेयर थे। ठीक है, 1817 में इन्होंने की थी। महाराजा राधाकांत देव, डेविड हेयर और दीवान बैद्यनाथ मुखर्जी ने सबने मिलकर की थी, और राजा राममोहन राय भी इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आगे कुछ स्टेटमेंट है। तो 1802 में भारतीय भाषाओं में ऐतिहासिक शोध के लिए किया गया था, ये गलत है। 1802 में भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए, ये भी गलत है। इसके लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1784 में। 1800 में केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए, यह भी गलत है। उत्तर है डी, 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक है, भारतीय भाषाओं में। और इसका एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ें दी गई हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1906, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस दौरान हुई थी। उत्तर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। आधिकारिक अभिलेखों एवं प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की सही तिथि 11 मार्च 1906 है, न कि 15 अगस्त 1906। तो जो बीपीएससी ने उत्तर माना है हम लोग वही उत्तर मानेंगे। विकल्प में दिया गया है कि 15 अगस्त 1906 वह दिन है जब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के तत्वाधान में पहला राष्ट्रीय कॉलेज बंगाल नेशनल कॉलेज स्कूल आरंभ हुआ। ठीक है, तो हम लोग वही उत्तर मानेंगे जो बीपीएससी ने माना है। अगला क्वेश्चन है 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? ठीक है, तो ये इसका पहला जो स्टेटमेंट है वो है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। ठीक है, तो ये तो था देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, ये भी था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन था, सही है। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, ये भी था। तो इनमें से कौन सा नहीं था? तो सब चीज़ सारे जो पॉइंट्स हैं वो सही है, तो उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है,
इसमें इसी एक्सप्लेनेशन में दिया गया है क्या क्या इसमें शामिल था। तो देश के हितों की रक्षा शामिल था, जाति संप्रदाय ये हमने डिस्कस कर लिया, और आवश्यक, ठीक है, सारे ऑप्शन हैं इसमें। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो 1917 में नियुक्त किया गया था, और इसको कहा जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। शिक्षा संबंधित 1917 में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त किया, और जो सैडलर हैं, M.E. सैडलर, वो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, ठीक है। इस आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार आवश्यक है। इसने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सका। सैडलर विश्वविद्यालय के सिफारिश के बाद ही पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1917 में, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ये विलियम जोन्स थे, तो उत्तर हो जाएगा बी। 1784 में हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। इस संस्था के तहत अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। अगला हमारा जो टॉपिक है वो आधुनिक भारत में प्रेस का विकास है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? ठीक है, तो 1835 में पारित किया गया, 1867 में आया, और 1878 में और 1908 में, ठीक है। अगर आपको अगर पॉइंट्स याद ना हो तो 1878 का लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद होगा, तो आप एक ऑप्शन से ही बना सकते हैं क्योंकि 1878 मुझे और कहीं दिख नहीं रहा है, तो उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। सरकार की दमनकारी नीतियों को उजागर करने वाले समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए 1835 में पहला प्रेस एक्ट आया। इसके पश्चात प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता था जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो द्वारा वर्ष 1908 में भी आया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें वह सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप लगे हो। अगला क्वेश्चन है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ठीक है, रद्द किसने किया? तो रिपन होंगे इसका उत्तर, ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ठीक है। लगाया था किसने? तो लॉर्ड लिटन ने लगाया था। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि वर्नाकुलर क्या है, तो इसका संबंध क्षेत्रीय भाषा से है या देसी भाषा से है, ठीक है। तो देसी भाषा में जो भी पत्र छपते थे उनके लिए स्पेशल ये एक्ट लाया गया था, और स्पेसिफिक सोम प्रकाश जो अखबार थी उसको टारगेट करते हुए लाया गया था, ठीक है। तो ये केवल देसी भाषा पर लागू होता था। और इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया, और 1878 में लिटन के कार्यकाल में इसको पारित हुआ था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसके आगे, इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए, ठीक है। इसी में एक अमृत बाजार पत्रिका थी जो कि पहले देसी भाषा में छपती थी मेनली, और उसके बाद ये एक्ट आने के बाद उन्होंने इंग्लिश में अपना पब्लिकेशन को शिफ्ट कर दिया था। उनको भी टारगेट किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में फिर से मैं याद दिला दूं, कथन सही है गलत है इस पर विशेष ध्यान दें। अगर हो सके पेन से तो इसको अंडरलाइन कर देना जरूरी होता है। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया, ये सही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसे गैगिंग अधिनियम भी कहा जाने लगा, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया, ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा 1 2 3, ऑल 3 आर करेक्ट, ऑप्शन ए। इस अधिनियम की सबसे निकृष्ट विशेषताएं थी अंग्रेजी और स्थानीय प्रेस के बीच भेदभाव किया गया। इसमें अपील की कोई अधिकार इसमें नहीं था, और इसका एक्सप्लेनेशन को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1878 में किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। हमने इसको डिस्कस किया है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये लीडर था। ठीक है। न्यू इंडिया, यंग इंडिया तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था, निकाला जाता था। और जो लीडर था उसका प्रकाशन करते थे मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से अंग्रेजी दैनिक समाचार द लीडर की स्थापना हुई थी। यह उदारवादी दल के नेता थे। इनके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, न कि राष्ट्रवादी। द हिंदू बंगाली मराठा प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। मराठा से संबंधित थे बाल गंगाधर तिलक, और द बंगाली था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। अगला हमारा क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सर विलियम जोन्स थे। उत्तर हो जाएगा सी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। सोसाइटी का नाम पिछली 2 शताब्दियों के दौरान कई बदलावों से गुजरा, जैसे कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और जुलाई 1951 से एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। 1984 में एशियाटिक सोसाइटी को भारतीय संसद के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा प्राप्त है। ये पूछा जा सकता है, 1984 में से ये दर्जा प्राप्त हुआ। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया? फिर से वही क्वेश्चन है, तो विलियम जोन्स है। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं शताब्दी के मध्य पहली बार कौन लाए थे? तो ये पुर्तगाली मिशनरी लाए थे गोवा में लगभग। ये यहाँ पे दिया गया है। भारत में 16वीं शताब्दी के मध्य मुद्रण को पहली बार पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी गोवा में लेकर आए थे। गोवा के कुछ पादरी लोग थे और वो लोग लेके आए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ? तो वर्ष 1931 में हुआ द इंडियन नेशन का प्रकाशन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द इंडियन नेशन एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था। दो न्यूज़पेपर पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित होता था। ये इंपॉर्टेंट है। इस दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन 1931 से प्रारंभ हुआ था। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित किए गए? तो ये क्वेश्चन शायद हमने ऊपर बनाया था, इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1835 में आया, 1867 में, 1708 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यहाँ पे आता है लॉर्ड मिंटो के समय। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो ये तारकनाथ दास थे। उत्तर हो जाएगा डी। उन्होंने उत्तरी महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक मासिक पत्रिका जनरल का शुरुआत किया। अगला क्वेश्चन है, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? हमारे देश में की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। तो ये द इंडियन मिरर में लिखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में उपयुक्त लेख द इंडियन मिरर अखबार ने 1886 में लिखा था। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, उसके अगले वर्ष लिखा गया। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक और संपादकों का नाम का संयोजन है उसको करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे द हिंदू के ये कौन थे? तो हाँ, ये सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है। तो सबसे पहले अय्यर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ है, तो सी और डी सही हो सकता है। बंगाली के थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो हम लोग बंगाली को ढूंढते हैं। हाँ, सॉरी, सेकंड नंबर पे केसरी है।
तो केसरी के हैं बाल गंगाधर तिलक, यहाँ भी बाल गंगाधर तिलक है, यहाँ भी बाल गंगाधर तिलक है। उसके बाद है बंगाली, तो बंगाली के हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो यहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, तो हमें अपना उत्तर मिल गया है, उत्तर होगा डी। और गंगा प्रसाद वर्मा जो हैं वो होंगे हिंदुस्तानी के संपादक और सुधारक होंगे, सुधारक पत्रिका के संपादक होंगे गोपाल कृष्ण गोखले। यही डिस्कस यहाँ पे किया गया है। द हिंदू अय्यर, केसरी तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। अगला मैच द फॉलोइंग है। फ्री हिंदुस्तान किनका था? तो तारकनाथ दास का, तो ऑप्शन हो जाएगा ए का डी होगा। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन ये था महात्मा गांधी का, ठीक है, वो साउथ अफ्रीका से इसे निकालते थे, तो डी ए। तो हमें अपना उत्तर मिल गया है डी ए बी सी, उत्तर हो जाएगा बी। वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा दादा भाई नौरोजी और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। उसी के डिस्कशन को आगे क्वेश्चन है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार से संबंधित, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ये बुद्धिजीवी वर्ग को आकर्षित किया, नगरीय उच्च जातियों को आकर्षित किया, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग जो थे उतनी मात्रा में वो प्रभावित नहीं थे, इससे आकर्षित नहीं थे, तो ये नहीं होगा। और उदार रजवाड़े ये भी होगा, तो उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 और 4 सही होगा इसका उत्तर, ठीक है। इसमें भी वही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फराजी कौन थे? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है। फराजी आंदोलन भी हुआ था। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। 1818 से 62 तक फराजी आंदोलन का मुख्य चरण रहा, ठीक है। पूछा जा सकता है ईयर 1818 से 62 फराजी आंदोलन, किंतु यह आंदोलन आगे भी जारी रहा, किंतु इसकी गति मंद पड़ गई। फराजी आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? तो हाजी शरीयतुल्लाह, हमने डिस्कस किया। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया? तो ये जौनपुर के करामत अली ने चलाया था, उत्तर हो जाएगा डी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया। और फराजी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा, और इसका मुख्य क्षेत्र था पूर्वी बंगाल, तथा इसका उद्देश्य मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था, ठीक है। तायूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 में हुआ था, न कि 1893 में। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, ठीक है। इसको आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, तो इसका डिस्कशन का कोई औचित्य नहीं बनता है, लेकिन हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन को सुधार के स्टेटमेंट को सुधार के फिर से दे दिया जाए, बट ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये थे राजा राममोहन राय, उत्तर हो जाएगा डी। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, और भी कई उपनाम हैं इनके। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का पैगंबर, आधुनिक युगदूत भी इनको कहा जाता है। आगे यही चीज़ है, नव भारत का पैगंबर किन्हें कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो ये राजा राममोहन राय थे। उन्होंने 1815 में इसकी स्थापना की थी, एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए, ठीक है, कि विश्व में एक ही ईश्वर है, इस मत का प्रचार करने के लिए। राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह व्यक्त किया कि हिंदुओं में सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों में एक ब्रह्म का उपदेश दिया गया। इसके समर्थन में उन्होंने वेदांत ग्रंथों, वेदांत सूत्र, वेदांत सार आदि और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में हुई थी, इसीलिए दिए गए विकल्पों में कोई सही नहीं है, इसीलिए इसमें स्टार लगा दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? 1828 में। सती को उत्तर हो जाएगा उसका सी। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती अधिनियम 1829 में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था। 1830 में इसे बंबई में लागू किया गया और फिर मद्रास में भी लागू किया गया 1830 में ही। ठीक है। उसके बाद है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और इन्होंने 1867 में इसकी स्थापना की थी। बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1868 में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। और तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। और उत्तर होगा ए, नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किन्हें कहा जा सकता है? तो ये स्वामी विवेकानंद को कहा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अपने गुरु की स्मृति में। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है, जिनका जीवन काल रहा 1863 से 1902। उन्होंने इस शिक्षा को साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारतीय संस्कृति की महत्ता को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। ठीक है। इससे संबंधित सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कोई एग्जाम में, और विशेष एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से 1893 के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया? हमने डिस्कस किया है, स्वामी विवेकानंद। उत्तर होगा बी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कब? 1897 में। उत्तर होगा डी। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई? तो ये स्वामी विवेकानंद थे। उत्तर होगा सी। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद जो औपनिवेशिक शासन और जनता की व्यापक गरीबी और पीड़ा के दौरान पैदा हुआ था, भारतीय आध्यात्मिकता पर आधारित था। अगला जो क्वेश्चन है वो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। क्या है? तो ये आर्य समाज था, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। उत्तर हो जाएगा बी। दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम था मूल शंकर, ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनर्स्थापना करना था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन को भी आप देख सकते हैं। 1893 में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट जो था पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद थे और लेखाराम थे। इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय थे और हंसराज प्रमुख थे। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, डीएवी जिसे हम जानते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई 1875। उत्तर होगा डी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन है, तो उत्तर होगा सी, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, किसने 1873 में
सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ये थे ज्योतिबा फुले, उत्तर होगा बी। ये इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जो कि 1873 में छपी थी, एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये थे ज्योतिबा फुले, उत्तर होगा बी। भारत में नारी आंदोलन की इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ। तो ये कौन थे? ये ज्योतिबा फुले थे। जो प्रश्नगत विकल्पों के अनुसार भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से आरंभ हुआ। ठीक है। उन्होंने 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का में प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानडे भी रही हैं। महादेव गोविंद रानडे की पत्नी रमाबाई ने सेवा सदन नामक एक संगठन की स्थापना की। यदि विकल्प में ए रमाबाई का नाम होता तो यही उत्तर होता। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट पे। रमाबाई रानडे का अगर नाम हो तो आप उसी को लगाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना और तारांकित किया था। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये उत्तर होगा ए, मैडम एच.पी. ब्लॉवटस्की। ठीक है। 1875 में हुई थी इसकी स्थापना और इसमें ब्लॉवटस्की थे और अधिकारी कर्नल अल्कॉट थे, विलियम क्वान थे और न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। ठीक है। मद्रास में किया गया था 1882 में। ठीक है। 75 में न्यूयॉर्क में किया गया, 82 में मद्रास के अडियार में। इसका उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना, बढ़ाना और धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ही है, तो ये मैडम एच.पी. ब्लॉवटस्की होगा। अगला है इसमें सही संयोजन दिखाना है। पहले प्रार्थना समाज है, तो इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने, तो उत्तर होगा यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, आत्माराम पांडुरंग। अगला है यंग इंडिया, तो यंग इंडिया की जो स्थापना की थी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने। ठीक है। लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है। यहाँ गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे। और उसके बाद है सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, तो हमारा उत्तर मिल गया है। और रहनुमाई मजदायसन सभा, तो ये नरौंजी फुरदौंजी है, उत्तर हो गया है बी। ठीक है। ये इसी सीरीज में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है नाई धोबी बंद सामाजिक बैकआउट एक स्वरूप था जो 1919 में, उत्तर होगा इसका ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1919 में प्रतापगढ़ जिले में एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुड़ी सिंह और दुर्गा पाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन का एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार के थे और 1920 में मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। अच्छा, ये सब एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए? तो ये नाडार जो समुदाय के लोग थे उनके द्वारा लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रही थी। मांग पूरी न होने पर नाडार और मरावर समुदाय के मध्य शिवकाशी क्षेत्र में यह हुआ था दंगे। शारदा मणि कौन थी? तो ये उत्तर है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराया, जिसमें अन्य धर्मों के सिद्धांतों का उन्होंने खंडन किया मुख्यतः। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, ऋग्वेद दिभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ
विधि, ये सब इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी किसने? तो ये 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने। और भी इसमें मेंबर थे, H.S. साठे, चिपलूनकर, जीवी जोशी आदि के सहयोग से हुई थी। 1871 में इसमें रानाडे का प्रवेश हुआ और रानाडे ने इस सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1905 में सर्वे ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, उत्तर हो जाएगा डी। और 1905 में इन्होंने पूना में इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य था भारत की सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना। और अगला क्वेश्चन है भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? फिर से तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, तो देखते हैं हम भारतीय सेवक समाज, तो ये हो जाएंगे A2 का एक 2 ऑप्शन हमारे पास है। और फिर है आत्मीय सभा, तो ये हो जाएंगे राजा राममोहन राय, C3 इसमें। और अब है देखना हम लोग को B, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, इसीलिए उत्तर हो जाएगा B का 1। तो जो सीरीज बनेगा A213। देख लेते हैं इस पर एक्सप्लेनेशन भी। भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले सही है, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग है, ब्रह्म समाज कौन है? तो राजा राममोहन राय, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, विधवा समाज विवाह समाज, तो विष्णु शास्त्री पंडित। तो सीरीज क्या है? सीरीज है 3241, तो 3241 उत्तर हो जाएगा बी। अगला हमारा जो टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।